आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ में इसमें ये भी रिवाइज कर लेंगे कि इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड की। तो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट जो होता है सोर होता है, बिकॉज क्योंकि उनके अंदर एसिड्स होता है। ये जो एसिड शब्द है ये आपका शब्द लैटिन वर्ड एक्रे से आया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, सो एसिड्स आपके दो तरीके के होते हैं, नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल एसिड्स जो होते हैं आपके, जैसे जो भी खाने के चीज़ें होती हैं उसमें मिलते हैं, जैसे टमाटर वगैरह हो गया, जैसे लेमन का जो जूस होगा वो खट्टा होता है। इट मीन्स टू से उस लेमन में क्या होता है? एसिड होता है। उसी तरीके से ऑरेंज जूस जो होता है खट्टा होता है, इसका मतलब उसमें क्या होता है? एसिड होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेस में जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जस्ट उसका हम एक क्विक रिव्यू लेंगे। देखो वो सारे के सारे सब्सटेंस जो कि स्वाद में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। ठीक है, और फील लाइक सोपी ऑन टचिंग, और जब हम उनको छूते हैं उनके सॉल्यूशन को तब वो सोप जैसा फील देते हैं, उन्हें हम बेस बोलते हैं। ठीक है ना। द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ठीक है, और जो बेस होते हैं उनका जो नेचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक बोलते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? एक सब्सटेंस होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारी हेल्प करता है ये पता लगाने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। ठीक है, सो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंस आर नॉन एज इंडिकेटर, और इनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल। चाइना रोज को हम लोग गुड़हल का फूल भी बोलते हैं कई जगहों पर। तो ये सब के सब क्या है? नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए देखो कि एसिटिक एसिड जो होता है आपका विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट का स्टिंग, मतलब जो चींटी होती है जो डंग मारती है ना, तो हमको खुजली उजली होती है, उसमें क्या होता है? आपका फॉर्मिक एसिड होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज और लेमन, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद जो दही होता है कर्ड, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर के अंदर भी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद आंवला और सिट्रस फ्रूट, इसमें एब्सॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं। टैमरिंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी एसिड अभी तक हमने पढ़े जो भी ऊपर, ये सब के सब क्या थे? नेचुरली अकरिंग थे। ठीक है ना, मतलब नेचर में अकर करते हैं। उसके बाद बेस के विषय में पढ़ लें, जैसे लाइम वाटर, मतलब चूने का पानी है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस होते हैं, सोप में पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं इन बेस से सोप बनता है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी क्या है? बेस है। ठीक है, अब उसके बाद लिटमस क्या होता है? एक और आपका क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका यूज किया जाता है पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस जो होता है रेड हो जाता है। कब हो जाता है रेड? जब when added to the acidic solution it turns red। जब भी लिटमस पेपर किसके पास में एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। और when added to a basic solution it turns blue। और लिटमस पेपर जो होता है ब्लू हो जाता है जब किसके संपर्क में आता है? बेस के संपर्क में आता है। ठीक है ना, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं फॉर्म स्ट्रिप्स के फॉर्म में, पेपर के स्ट्रिप्स के फॉर्म में, जिसे हम लिटमस पेपर बोलते हैं। दो तरीके के होते हैं जनरली, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आपका टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जैसा कि आपको पता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की, न्यूट्रल के विषय में बात करेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज कलर आइदर ऑफ द रेड और लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इज नॉन एज द न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम रेड
लिटमस पेपर डालें तब भी कलर चेंज ना हो, ब्लू लिटमस पेपर डालें तब भी कलर चेंज ना हो, तब हम उसे बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं चाइना रोज की। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो देखो चाइना रोज को जब आप लेमन जूस में डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। उसका क्या नहीं होता है, कलर चेंज नहीं होता। अब रिमार्क आपको बताना है क्यों नहीं होता है ना। ऑरेंज जूस में डालोगे तो भी कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब भी बेसिकली जो गुड़हल है उसका जो भी आप एक्सट्रैक्ट है, रस है, निचोड़ के जब भी आप डालते हो किसमें, लेमन जूस में, तो कलर चेंज नहीं होता। इट मीन्स टू से वो कैसा है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में गुड़हल अपना कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से विनेगर में भी वो चेंज नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। यहाँ पे वो अपना कलर चेंज करके कैसा कर लेता है, रेड कर लेता है, मतलब बेसिक में वो अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। तो जब भी गुड़हल का फूल का एक्सट्रैक्ट या पत्तियाँ का जो रस है उसे आप किस में डालोगे, आप उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन से मिलाओगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से बेकिंग सोडा में डालोगे तो भी कलर चेंज हो जाएगा, रेड, और लाइम वाटर में डालोगे तो भी उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड, ठीक है। शुगर में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है और कॉमन सॉल्ट में भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है, क्योंकि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है। आगे बात करते हैं, इसी तरीके से और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिविटी 4.4 है नाम की भी चीज़ है। फिलहाल हम इन सब चीज़ों पर नहीं डालेंगे नज़र। अब हम लोग अपने मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करना है एसिड रेन से। So the rain contain excess of the acid is called acid rain, ठीक है। The rain become acidic because the carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide which are released into the air as pollutants, ठीक है, dissolve in the raindrops to form the carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. The acid rain cause damage to the buildings एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एसिड रेन वो रेन होती है जिसमें क्या होता है, एसिड की मात्रा पानी में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसी रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो रेन के अंदर ये एसिड आता कहाँ से है, मतलब ये जो रेन है एसिडिक कैसे हो जाती है, तो रेन एसिडिक हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। वो कैसे प्रेजेंट होती है कि एयर में पॉल्यूटेंट के तौर पर रिलीज होती है। जब भी हम गाड़ियों के को चलाते हैं तो उससे जो उसके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उसके थ्रू, या जो भी हम लोग कोयला वगैरह जलाते हैं उससे, तो इन सारी चीज़ों से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है हवा में प्रेजेंट होती है और ये पानी की बूंदों में घुल जाती है और घुलकर क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है। और इसी रेन को जब ये बरसात गिरती है तब हम इसे एसिड रेन बोलते हैं। जो एसिड रेन होता है ये क्या करता है, बिल्डिंगों को डैमेज करता है, ठीक है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करता है, प्लांट्स और एनिमल को भी प्रभावित करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसे एसिड रेन बोलते हैं। अब देखो ये जो एसिड और बेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव होते हैं नेचर में, इसीलिए इसे जब आप लेबोरेटरी में हैंडल करें तो सावधानी से करें, ठीक है। क्योंकि यदि ये गलती से आपकी स्किन पर गिर जाएंगे तो हार्मफुल होंगे, आपको इरिटेशन होगी, मतलब खुजली होगी, साथ में फफोले भी पड़ सकते हैं। तो काफ़ी सावधानी से के साथ हैंडल करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन की, ठीक है। तो देखो कॉमन भाषा में बोले, जब भी कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है ना। तो उसी बात को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सो एसिड टर्न्स द ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स द रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो अभी हम लोग एक इंडिकेटर है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल्फथलीन, जिसे अभी तक हमने इसमें नहीं पढ़ा है।
तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है जब आप बेस में डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग उसका यूज होता है, ये तो आपको पता ही है। तो कुल मिला जुला के हम लोग बात तो इसी करने जा रहे हैं किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है ना, तो जब भी देखो आप एसिड को किसी बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे का प्रभाव इफेक्ट क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, जब दोनों की हम क्वांटिटी सुटेबल अमाउंट में लेते हैं तो, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, सो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब इवॉल्व होगी। द इवॉल्व हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, जिससे जो भी रिएक्शन का मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट जो होता है आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का एसिड और बेस लिया है। ठीक है ना, so the reaction between acid and a base is known as neutralization reaction. Salt and water are produced in this reaction with the evolution of heat, साथ में heat evolve होता है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक, जैसे कि HCl जब भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक नमक है बनता है, प्लस H2O मतलब वाटर बनता है। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ हम जान लें सबसे पहले इन डाइजेशन में। देखो हमारा जो स्टमक होता है, अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये क्या काम करता है, खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन बट कभी कभी क्या होता है, टू मच एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन, कभी कभी हमारे पेट में कुछ ज़्यादा क्या बनने लगता है, एसिड बनने लगता है, जिससे इनडाइजेशन मतलब अपच हो जाती है, खट्टी डकारें आती है। और कभी कभी ये क्या होता है, काफ़ी पेनफुल भी होता है, मतलब हमारे पेट में दर्द भी होने लगता है। और हमें इससे छुटकारा पाने के लिए टू रिलीव द इनडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड, हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड, ये क्या होता है, एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं आंट बाइट, मतलब जो चींटी या चींटे काट लेते हैं तब भी हमें खुजली और दर्द वगैरह होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। व्हेन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन and the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contain the zinc carbonate। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें आंट या चींटे वगैरह काट लें तो हमें दर्द होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं स्किन के अंदर। इसके इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं यदि मॉइस्ट बेकिंग सोडा को हम लोग जहाँ पे इन्होंने काटा है, चींटियों ने काटा है या चींटों ने काटा है, वहाँ पे रब करें तो, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को, कैलामाइन सॉल्यूशन में सोडियम जिंक कार्बोनेट होता है, क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। बात करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट की। देखो हम लोग सबके सब क्या करते हैं, ज़्यादातर किसान परिवारों से आते हैं। ठीक है, जो लोग शहरों में रहते हैं उनको छोड़ दें, जो लोग गांव में रहते हैं लगभग सबके सब किसान होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं जो कि सॉइल को एसिडिक बना देता है और प्लांट डू नॉट ग्रो वेल
वेल द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। तो जब मिट्टी आपकी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं करेंगे। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और सेलेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कहने का मतलब इतना है, जब भी मिट्टी आपकी एसिडिक हो जाती है तब हम उसमें क्या डालते हैं, चूना डालते हैं। ठीक है, क्विक लाइम जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं या सेलेक्ट लाइम मतलब पानी में घुला हुआ चूना। ठीक है, इफ़ सॉइल इज बेसिक, और मान लो यदि सॉइल आपका बेसिक है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट इज एडेड टू इट, तब हम उसमें क्या डालते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट डालते हैं मतलब गोबर का खाद वगैरह डालते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स इन विच न्यूट्रलाइज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सॉइल, बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट होता है, खाद जो होती है ना, गोबर वगैरह का, पत्ते वगैरह को जो सड़ाकर हम लोग इकट्ठा करते हैं गाँव में कूड़े में, उसको हम लोग खेतों में डाल देते हैं। वो क्या करता है, एसिड को रिलीज़ करता है और मिट्टी हमारी नॉर्मल हो जाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्री वेस्ट की। द वेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्ट्रीज कंटेन एसिड, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल द फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो यदि ये जो एसिड है जो कि कहाँ, फैक्ट्रियों के पानी में होता है, मतलब ये जो फैक्ट्रियों का पानी होता है ये एसिडिक होता है, यदि इसे हम वाटर बॉडीज़ में जाने देंगे तो क्या होगा, पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा वाटर बॉडीज़ का, और उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मछलियाँ वगैरह, वो मर जाएंगी। ठीक है, देयरफॉर द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन। इसीलिए हमें सबसे पहले फैक्ट्रियों के वाटर को क्या कर लेना चाहिए, वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐड करके, बेसिक सब्सटेंस ऐड करके। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया। इसमें हमने पिछला रिवाइज भी कर लिया, जो बचा हुआ था उसे भी कवर कर लिया है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 भी अपलोड कर दिया है, यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर चैनल पर मैंने पूरी क्लास 7 की क्या बना रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें क्लास 7 के सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे।